हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th एग्रोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है जल निकास। इससे पहले मैंने आपको क्लास 12th एग्रोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, जिसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिख रहे आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है जल निकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या होता है इसको देखेंगे। पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहें आप। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा है जल निकास। जल निकास की जो परिभाषा, तो आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में देखते हैं सबसे पहले जल निकास की। तो देखते हैं, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधो सतह से आवश्यकता से अधिक मतलब अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों जल निकास की परिभाषा। यहाँ तक समझ में आया आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। आगे जो हेडिंग है वो है जल निकास की समस्याएं। आखिर जल निकास में क्या क्या समस्याएं आती हैं। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं इसमें, जो कि है अधोभूमि में कठोरता, कंकर के उपस्थित होने के कारण पानी नीचे की तहों में नहीं पहुंच पाता तथा ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। दूसरा जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पर जल निकासी छोटे छोटे नालों या नालियों द्वारा सीमित हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो देखेंगे, निचले स्थानों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है या सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। चौथा जो है, जिन क्षेत्रों में उच्च जल भौम स्तर यानी हाई वाटर टेबल पाया जाता है या भूमि दलदली हो जाती है। आगे देखते हैं। पांचवा जो है वो है नहरी क्षेत्र में जहां किनारे के खेतों में पानी निस्यंदन या अपसरण यानी सीपेज द्वारा एकत्रित हो जाता है, अतः जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। छठा जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है चिकनी भूमियाँ जो कि भारी होती हैं, में पानी कम मात्रा में भूमि द्वारा शोषित हो पाता है और अधिक मात्रा सतह पर एकत्रित हो जाती है। सातवां जो है वो है लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। आठवां जो है वो है जल के अनुचित उपयोग से भी यह समस्या उठ खड़ी होती है, जैसे अधिक पानी का प्रयोग करना। नौवां जो है वह जल क्षरण को कम करने के लिए जल निकास के रास्ते तैयार किए जाते हैं। 10वां जो है वो है अधिक पानी की उपस्थिति से प्रभावित होने वाली फसलों जैसे मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग आदि में पानी रुकने पर जल निकास की आवश्यकता हो जाता है। आगे देखते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है अत्यधिक जल से हानियां। इसमें देखते हैं, इसमें पहला जो है मृदा में वायु संचार में बाधा। तो इसमें जो लिखा है वो लिखा है भूमि के सूक्ष्म रंध्र कूपों में वायु के स्थान पर पानी जमा हो जाता है और वायु के अभाव में पौधों की, आगे देखते हैं, पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे पीले पड़कर मर जाते हैं। आगे देखते हैं जो दूसरा है वो है मृदा ताप का कम होना। इसमें देखते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर ऑफ सॉइल। इसमें देखते हैं जब भूमि की सतह पर पानी भरा रहता है तो भूमि धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और उसका तापक्रम कम होने लगता है, जिससे पौधे की बहुत सी जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं यानी रुक जाती हैं या रुक जाती हैं और बीजों का अंकुरण तथा पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है वो है लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा। इसको देखते हैं। तो भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं के ठीक कार्य करने के लिए उचित वायु तथा ताप की आवश्यकता होती है। भूमि में अधिक नमी होने के कारण इन जीवाणुओं की संख्या तथा क्रियाशीलता दोनों ही प्रभावित होती है। इससे फसलों को हानि होती है। आगे देखते हैं चौथा। तो जो चौथा है वो है पौधों की जड़ों का उथला होना। इसमें देखते हैं भूमि में वायु की कमी हो जाने पर पौधों की जड़ें उथली हो जाती हैं। फलस्वरूप पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोज्य तत्व नहीं मिल पाते और फसलें
तेज हवा चलने पर गिर जाती हैं। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि है घुलनशील लवणों का भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाना। इसको देखते हैं। तो भूमि में अधिक समय तक पानी भरा रहने के कारण भौम जलस्तर यानी वाटर टेबल ऊपर उठ जाता है, जिससे लवणों की गहराई तक निछालन या लीचिंग नहीं हो पाता और वाष्पीकरण क्रिया में मिले लवण भूमि की पृष्ठीय सतह पर एकत्रित होते रहते हैं। इससे भूमि लवणीय यानी सैलाइन हो जाती है। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है छठवां पॉइंट, जो कि है जुताई बुआई का पिछड़ जाना। इसको देखते हैं। भूमि में अधिक नमी होने पर उसमें ओट बहुत देर में आती है, अतः फसलों की बुआई के लिए खेत को समय पर तैयार नहीं किया जा सकता। फसलों की बुआई पिछड़ जाती है, जिससे कम उपज प्राप्त होती है। आगे देखते हैं सातवां। तो सातवां जो है वो दलदल होना। इसको देखते हैं। अधिक समय तक जल भरा होने के कारण भूमि दलदल हो जाती है, मृदा संरक्षण खराब हो जाती है, भूमि ठोस हो जाती है। आगे देखते हैं आठवां, जो कि है फसलों में कीटों एवं रोगों का प्रकोप होना। इसको देखते हैं। उचित जल निकास के अभाव में फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिससे फसलों की उपज कम हो जाती है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे जल निकास की हानियाँ। कमेंट बॉक्स में यहाँ तक जरूर बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं। और अब हम देखेंगे जल निकास के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज। तो इसको देखेंगे। जल निकास के लाभ। जल निकास द्वारा अनावश्यक जल बाहर निकल जाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? पहला, आइए देखते हैं। उचित जल निकास से मिट्टी की कण रचना में सुधार हो जाता है तथा भूमि में जल स्तर की उचित मात्रा संचित रहती है, जिसके फलस्वरूप भूमि शीघ्र ही कृषि क्रियाएं करने योग्य हो जाती है और फसल बोने के लिए उसे भली भांति तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो कि है वो है खेतों से जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत तैयारी व बुआई समय पर हो जाती है। आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा जो कि है भूमि के अंदर जल की सतह नीचे चली जाती है, जिससे पौधों की जड़ें गहरी चली जाती हैं और वे सूखा पड़ने पर भी उसे सहन कर लेती हैं तथा पौधे गिरते भी नहीं हैं। चौथा देखेंगे। तो चौथा जो कि है भूमि में आवश्यकता से अधिक पानी निकल जाने पर पौधों की जड़ों को खूब हवा मिलती है, जिससे वह खूब फैलती हैं। पौधों की जड़ें अधिक ऑक्सीजन मिलने पर अधिक विकसित हो जाती हैं। आगे देखते हैं पांचवा, जो कि है भूमि को हवा मिलने से भूमिगत लाभदायक जीवाणु अपना काम सुचारू रूप से करने लगते हैं तथा उनके कार्य गति बढ़ जाती है। इस प्रकार पौधों के लिए भूमि से अधिक भोज्य तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है लाभ में वो है छठवां, जो कि है मिट्टी में गर्मी आ जाती है, जिसके कारण बीजों का जमाव तथा पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। सातवां पॉइंट जो है उसको देखते हैं। नालियों द्वारा नियोजित ढंग से आवश्यकता से अधिक पानी बाहर निकालने से भूमि कटाव नहीं हो पाता। आठवां देखते हैं। तो है भूमि को अम्लीय तथा क्षारीय होने से रोका जा सकता है, क्योंकि हानिकारक लवण पानी के निकास के साथ बह जाते हैं। नौवां देखते हैं। भूमि में हानिकारक कीटाणु जीवाणु तथा रोगाणु आदि नहीं पनपते हैं। 10वां देखते हैं दोस्तों। 10वां जो कि है भूमि की भौतिक रासायनिक व जैविक दशा में सुधार होता है। तो ये था आपका जल निकास के लाभ। 10 पॉइंट थे इसमें। और अभी तक आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अब देखते हैं दोस्तों अगली हेडिंग, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, कुछ भूमियों में वर्षा अधिक होने से पानी अधिक दिनों के लिए भर जाता है, जिससे उसमें बोई गई फसल नष्ट हो जाती है। साथ ही अगली फसल के लिए भी समय पर भूमि तैयार नहीं की जा सकती, यदि उस भूमि से पानी नहीं निकाला जाए।
अब इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो वो है निचली भूमियाँ जो पहाड़ी इतिहास से घिरी होती हैं, वर्षा ऋतु में पानी न निकलने से उसमें बोई गई फसल नष्ट हो जाती है। बाकी का पॉइंट देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर। कहीं कहीं नहरों की सतह के पास के क्षेत्र से ऊंची होती हैं, वहां वर्षा ऋतु में जलस्तर ऊपर उठकर क्षेत्र में चारों ओर पानी भर जाता है। तो जो तीसरा है दोस्तों उसको देखेंगे, क्योंकि ऐसी भूमियां जलस्तर ऊंचा होने के कारण अन्य मौसम भी तर रहती हैं। नहरों के बराबर बगल के खेतों में पानी का रिसाव होता रहता है। ऐसी भूमि को रेय युक्त न होने देने के लिए एवं उपयोगी बनाए रखने के लिए जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब देखेंगे चौथा दोस्तों। चौथा जो कि वो है, यद्यपि धान की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो भी पौधों को उचित वायु प्रदान करने के लिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। उचित जल निकास से भूमि उर्वर रहती है। आगे देखते हैं पांचवा। पांचवा जो कि है वो की है, कुछ स्थानों पर पानी भरा रहने के कारण कृषि मशीनों का प्रयोग असंभव होता है, रास्ते अवरुद्ध रहते हैं, वहाँ जल निकास की आवश्यकता होती है। छठा जो कि है वो है, तराई तथा दलदली क्षेत्रों में जल निकास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मृदा संरचना ढीली हो जाती है। सातवां देखते हैं, वह भूमियां जो ढालू नहीं है और उनका गर्भ तल कड़ा है, उनमें भी जल निकास की आवश्यकता होती है। आठवां देखते हैं, नदियों के मुहाने पर डेल्टा भूमि में जल निकास की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं। और अब हम देखते हैं जल निकास की विधियाँ। तो हम देखते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, जो कि है लिखा है जल निकास की विधियाँ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और हम देखेंगे कि जल निकास की दो विधियाँ होती हैं। नंबर एक क्या होता है, जो आ करके लिखा गया उसमें देखिएगा आप, जिसको बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज, यानी कि पृष्ठीय जल निकास। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज, जिसको बोलते हैं भूमिगत जल निकास। आइए देखते हैं कि इनमें कितने कितने प्रकार हैं इस चार्ट के माध्यम से। उसके बाद हम ये सभी को पढ़ेंगे डिटेल में। पहले चार्ट के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर लेते हैं हम पहले। तो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जल निकास दो प्रकार के होते हैं, एक पृष्ठीय जल निकास और दूसरा जो होता है भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास में जो होता है पहला, वो होता है भूमि का रेखण करके, यानी लैंड फॉर्मिंग करके। दूसरा जो होता है जल निकास नालियों या क्षेत्र खाइयों द्वारा। नंबर दो जो है जल निकास नालियों या क्षेत्र खाइयों में, इसमें तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक जो कि है अस्थायी नालियाँ, नंबर दो कट आउट नालियाँ, नंबर तीन अस्थायी नालियाँ। तो ये जो थे ये जल निकास नालियों या क्षेत्र खाइयों के प्रकार थे। आगे देखते हैं अस्थायी नालियों के प्रकार। तो इनमें चार प्रकार होते हैं। इसमें क करके लिखा गया है बेतरतीब या रैंडम नालियाँ, और खा जो है वो है बेंडिंग नालियाँ या क्यारी भी जिसको बोलते हैं, और गा जो है वो है समांतर नालियाँ जिसको पैरेलल डिचेस बोलते हैं, और घा जो है वो है क्रॉस स्लोप नालियाँ। आगे देखते हैं दूसरा जो कि है भूमिगत, उसको देखते हैं। भूमिगत यानी सब सरफेस ड्रेनेज, या इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज। इनमें चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक टाइल ड्रेन्स, दूसरा जो होता है मोल्ड ड्रेन्स, और तीसरा जो होता है पत्थर या ईंटों की नालियाँ, चौथा जो होता है पाइप ड्रेन्स। अब इन्हीं सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अपने यार दोस्तों जो भी क्लास 12 में एग्रोनॉमी लिए हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख पाएँ, क्योंकि परीक्षा आपके निकट है। आपको बोर्ड के द्वारा टाइम टेबल भी मिल गया होगा, तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के एग्रोनॉमी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और कुछ ही दिनों में हम चालू करने वाले हैं आपका एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, तो यानी जिसको आप बोलते हैं पशुपालन, कृषि पशुपालन, तो उसको चालू करने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब शुरुआत करते हैं हम इनकी डिटेल में, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो इनकी विधियों में है, सबसे पहले देखेंगे हम आ, जो कि क्या था, सरफेस ड्रेनेज, इसको बोलते हैं पृष्ठीय जल निकास। अब इसकी शुरुआत करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला जो इसमें है पॉइंट वो है, इस विधि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह से खुली नालियों
द्वारा जल निकास किया जाता है। मुख्य नालियाँ सदैव निचले धरातल की ओर होती हैं। चिकनी भूमि पर मुख्य नालियों का अंतर एवं सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखते हैं। रेतीली भूमि पर नालियों की लंबाई कम रखते हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूपी कैटेट या फिर वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है 1 नंबर में, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा। इसमें भी आकार की नालियाँ बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं, जो अगला पॉइंट है वो है नालियाँ खेत के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर नीची हों और उनके मेड़ खेत की सतह से 75 सेंटीमीटर ऊंचे हों। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो पृष्ठीय जल निकास यानी सतह जल निकास के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं, जो कि आपको बताए थे हम शुरू में 2 विधियां। तो इसमें देखते हैं पहला नंबर 1 जो कि है भूमि का रेखण करके यानी लैंड फॉर्मिंग। तो इसमें देखेंगे यांत्रिक विधि से भूमि परिवर्तन करना ही रेखण कहलाता है। आगे देखते हैं इसकी 3 विधियां हैं। तो नंबर 1 क्या है उस लिखते हैं। नंबर 1 जो है भूमि का समरेखण यानी लैंड स्मूथिंग जिसको बोलते हैं। दूसरा जो है वह है भूमि प्रवणता में सुधार। तीसरा जो है भूमि समतलन जिसको लैंड लेबलिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं नंबर 1 अब भूमि का समरेखण यानी लैंड स्मूथिंग। तो इस विधि में छोटे छोटे गड्ढे को समाप्त कर दिया जाता है। भूमि की सतह की अनियमितता समाप्त होने से जल निकास ठीक होता है। दूसरा जो प्रकार था वो है भूमि प्रवणता में सुधार यानी लैंड ग्रेडिंग। तो इसमें देखते हैं जल निकास के लिए खेत में ढाल दे दिया जाता है। आसपास के ऊंचे स्थानों की मिट्टी लेकर गड्ढों को भरना चाहिए। एवं ढाल आगे देखते हैं, एवं ढाल देने के लिए मिट्टी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डाल देना चाहिए। अब तीसरा इसमें देखते हैं जो कि है भूमि समतलन यानी लैंड लेबलिंग। तो इस क्रिया द्वारा भूमि की सतह को सुधार कर वांछित प्रवणता या ढाल दिया जाता है। जल निकास नाली क्षेत्र में नीचे की तरफ होती है जिसके द्वारा पानी का निकास हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार इसमें देखते हैं पृष्ठीय जल निकास में। तो जो दूसरा प्रकार था वो था आपका जल निकास नालियों या क्षेत्र खाइयों द्वारा। अब इसमें देखते हैं पहला यानी कि अस्थाई नालियाँ। तो इसको देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बना देते हैं। यह नालियाँ आवश्यकता अनुसार नष्ट की जा सकती हैं। अस्थायी जल निकास की नालियाँ व्यक्तिगत खेतों में ही बनाई जाती हैं। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं दूसरा जो है इसमें वह है कटआउट नालियाँ। तो इसको देखते हैं। जिन क्षेत्रों में नहर खेतों के धरातल से ऊपर बहती हैं वहां पर निस्यंदन या अपसरण यानी सीपेज की क्रिया द्वारा नहर का जल नहर के किनारे वाले खेतों में एकत्रित होता रहता है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए नहर एवं खेत के बीच 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर गहरी तथा 90 से 150 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां खोद देते हैं। इनमें नहर से रिस कर आगे देखते हैं आया हुआ पानी एकत्रित हो जाता है। इन नालियों का संबंध मुख्य निकास नाली से कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला प्रकार जो कि है तीसरा जिसको बोलते हैं अस्थाई नालियाँ, जिसको बोलते हैं परमानेंट ड्रेन्स इंग्लिश में। आगे देखते हैं जिन क्षेत्रों में जल निकास की विकट समस्या होती है वहां पर निचले स्थानों पर अस्थाई मुख्य एवं सहायक नालियाँ बनाई जाती हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है अस्थाई नालियाँ 4 प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहला देखते हैं जो कि है बेतरतीब या रैंडम नालियाँ। तो इसको देखते हैं। इस प्रकार की नालियाँ मुख्य पृष्ठ पर बिखरे बेतरतीब गर्तों गड्ढों आदि से जिनकी गहराई 1 मीटर से कम होती है जल निकास करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। और दूसरा पॉइंट है जो इसमें उसको देखेंगे, इन नालियों का कोई निश्चित काम नहीं होता है। तीसरा जो पॉइंट इसमें वो है गहराई 1 मीटर से कम होती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सारे एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में भी लिखने को आते हैं सारे विधियाँ, तो ये सब आप ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा देखते हैं जिसको बोलते हैं बेडिंग नालियाँ या फिर इसको क्यारी विधि भी बोलते हैं। इसको देखते हैं। इस विधि में भूमि पृष्ठ पर कम चौड़ाई वाली क्यारियों का निर्माण किया जाता है। दो मृत कोणों के बीच के क्षेत्र को क्यारी कहते हैं। इसमें मृत कोण ढाल के समांतर होती है। आगे देखते हैं अगला जिसमें पॉइंट वो है क्यारी की लंबाई जो होती है 90 से 300 मीटर तक होती है और जो ढलान होता है वो होता है 1.5
परसेंट से कम होना चाहिए। चौड़ाई मंद जल निकास वाली भूमि में 13 से 15 मीटर तक होती है और उत्तम जल निकास वाली भूमियों में चौड़ाई 17 से 28 मीटर तक होती है। आगे देखते हैं। अगला जिसमें प्रकार है वो है समांतर नालियाँ। इसको देखते हैं। यह विधि क्यारी विधि के समान है। इस विधि में नालियाँ अपेक्षा से अधिक क्षमता वाली तथा अधिक दूरी पर स्थित होती है। आगे देखते हैं चौथा, जो कि क्रॉस स्लोप नालियाँ। इसको देखते हैं। इसमें जल निकास नालियाँ ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती हैं। ढालू भूमि में पानी की निकासी इन्हीं नालियों के माध्यम से होती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है, यह विधि ढालू भूमियों में उपयोगी है। अभी तो जो हम इसमें पढ़े वो था पृष्ठीय जल निकास, जो कि इन सब माध्यमों से कर सकते थे। अब हम देखेंगे दूसरा, जो कि था अंडरग्राउंड ड्रेनेज, जिसको बोलते थे सब सरफेस ड्रेनेज, या फिर जिसको बोलते हैं भूमिगत जल निकास। अब इसको देखते हैं। सभी साथी यहाँ तक बताएंगे कि यहाँ तक उनको समझ में आया कमेंट बॉक्स में या नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे भूमिगत जल निकास यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज। इसको देखेंगे। जब जल निकास भूमि के अंदर नालियां बनाकर किया जाता है तो यह भूमिगत जल निकास कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसमें तो जल निकास के लिए सहायक व मुख्य जल निकास नालियां भूमि के अंदर 0.9 मीटर से 1.80 मीटर तक की गहराई में तैयार की जाती हैं। इन नालियों का मुख्य उद्देश्य जल निकास के साथ साथ भूमि में जल स्तर यानी वाटर टेबल का नीचा करना भी होता है। आगे देखते हैं। इसकी 4 विधियां हैं। नंबर 1, जो कि आपको मैंने बताया था चार्ट में। नंबर 1, टाइल खपरेल जल निकास। इसको बोलते हैं टाइल ड्रेन्स। इसमें देखते हैं भूमिगत जल निकास के लिए आमतौर पर टाइल जल निकास नालियों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसमें देखते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है टाइल्स का व्यास 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, जो कि अर्धवृत्ताकार होता है। टाइल का मुख्य कार्य जल निकास नाली को स्थिरता प्रदान करना होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरा जो प्रकार है इसमें वो देखेंगे। भूमिगत में जो दूसरा प्रकार है उसको देखेंगे। तो मोल निकास नालियाँ, जिसको मोल ड्रेन्स बोलते हैं, इसको देखेंगे। मोल जल निकास नालियाँ बेलनाकार होती हैं जो एक विशेष प्रकार के बने मोल हल यानी मोल प्लाउज द्वारा बनाए जाते हैं। मोल नाली 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली 45 से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर पृष्ठ मृदा को बिना ढके ही बना दी जाती है। यह विधि यूरोप के देश में प्रचलित है तथा भारी भूमियों में अपनाई जाती है। आगे देखते हैं। जो तीसरा प्रकार है उसको देखेंगे, यानी कि पत्थर या ईंटों की नालियाँ। इसको देखेंगे। भूमि के अंदर जल निकास के लिए पत्थर या ईंटों की जल निकास नालियाँ बना दी जाती हैं। आगे देखेंगे चौथा इसमें। तो जो चौथा प्रकार है वो है छिद्रित पाइप जल निकास नालियाँ। इसको देखेंगे। इस विधि में धातु या सीमेंट कंक्रीट की बनी छिद्र युक्त पाइप 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली और मृदा में खोदी गई खाई में बिछाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जल निकास की विधि समाप्त होती है। अब हम देखेंगे आगे जल निकास की प्रणालियाँ। तो सारे लोग यहाँ तक बताएंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, या अभी तक आपको जल निकास की विधियाँ पता थी इससे पहले या नहीं। और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों जब आप अच्छे से कमेंट करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। और आप बताइएगा कि इस वीडियो को देखकर आपके पढ़ाई में कितना इंप्रूवमेंट हुआ इस चैप्टर को लेके। तो आगे देखते हैं हम जल निकास नालियों की प्रणालियाँ यानी सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज चैनल्स। अब इसको देखेंगे। जल निकास की नालियाँ खेत के अंदर विभिन्न प्रणालियों में खेत के धरातल यानी स्लोप को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अब इसमें देखेंगे आगे आगे जो है निम्न प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित है। नंबर 1 कौन सी प्रणालियाँ हैं वो है प्राकृतिक प्रणाली यानी नेचुरल सिस्टम। इसको देखेंगे। इस प्रकार की नालियाँ ढाल की दिशा के अनुसार अपनी दिशा बदलती हुई खेत का पानी नदी नालों तक पहुंचा देती है। यह विधि उन स्थानों पर अधिक उपयुक्त होती है जहां जल मग्नता यानी वाटर लॉजिंग अथवा भीगापन यानी वेटनेस पृथक पृथक और छोटे छोटे क्षेत्रफलों में पाया जाता है। अगला जो प्रकार है वो है हैरिंग बोन प्रणाली। इसको देखेंगे आगे हम। तो हैरिंग बोन प्रणाली में देखते हैं जब मुख्य जल निकास नाली खेत के बीचों बीच गुजरती है वह सहायक जल निकास नालियाँ इनमें जाकर मिलती हैं तो यह प्रणाली
हैरिंग बोन प्रणाली कहलाती है। आगे देखेंगे तीसरा जो प्रणाली है दोस्तों वो है ग्रिडिरोन या पंजर प्रणाली। इसको देखेंगे। इस प्रणाली के अंदर मुख्य जल निकास नाली खेत के निचले धरातल वाले सिरे पर बनाई जाती हैं व सहायक जल निकास नालियां इनमें आकर मिलती हैं। जल निकास की ये प्रणालियां पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास की विधियों में प्रयोग में लाई जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम। तो आगे जो है वो है पृष्ठीय जल निकास एवं भूमिगत जल निकास में अंतर देखेंगे अगली स्लाइड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा आप। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में इसको हम। दोस्तों हम देखेंगे पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर। तो एक तरफ इसमें है क्रमांक संख्या और एक तरफ है पृष्ठीय जल निकास और एक तरफ है ये भूमिगत जल निकास। तो हम देखेंगे तो इसमें नंबर 1 जो अंतर है उसको देखेंगे पहले हम। तो इस विधि में भूमि की ऊपरी सतह से खुली नालियों द्वारा जल निकास किया जाता है। मुख्य नाली सदैव निचले धरातल की ओर होती है। अब देखेंगे हम भूमिगत में। तो इस विधि में जल निकास की नालियों को भूमिगत बनाया जाता है और भूमिगत जल को बाहर निकालकर जल निकास किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें जो देखेंगे, दूसरा जो है वह देखेंगे इसमें भूमि के ऊपरी सतह पर एकत्र जल को निकाला जाता है। और इसमें देखेंगे भूमिगत में, तो इसमें भूमि की निचली सतहों यानी अधोमृदा से जल को बाहर निकाला जाता है। तीसरा जो इसमें देखेंगे नालियों के निर्माण में प्रारंभिक कीमत कम होती है। आगे इसमें देखेंगे भूमिगत में देखेंगे तीसरा, तब भूमिगत नालियों की प्रारंभिक कीमत अधिक होती है। चौथा अंतर देखेंगे खेत के अंदर जोत का क्षेत्रफल कम होता है क्योंकि खेत का कुछ हिस्सा इन नालियों में घिर जाता है। इसमें देखेंगे चौथा भूमिगत में, तो जोत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे पांचवा अंतर देखेंगे मेरे भाई, तो प्रतिवर्ष मरम्मत आदि पर व्यय होता है। इसमें देखेंगे भूमिगत में देखेंगे प्रतिवर्ष मरम्मत व्यय कम होता है। छठवां अंतर देखेंगे खेतों की ऊपरी सतह पर नालियां होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा होती है। भूमिगत में देखेंगे छठवां, तो कृषि कार्यों में कोई रुकावट नहीं होती है। सातवां अंतर देखेंगे इस प्रकार के जल निकास में मृदा क्षरण की अधिक संभावना होती है। सातवां अंतर देखते हैं हम भूमिगत में, तो मृदा क्षरण की कम संभावना रहती है। अब आठवां अंतर देखेंगे इसमें, भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों का एकत्रीकरण हो सकता है। इसमें देखेंगे भूमिगत में आठवां अंतर, तो हानिकारक लवण एकत्र नहीं हो पाते हैं। अब नौवां अंतर देखेंगे मेरे भाई, ये मरम्मत आदि में कुल समय खर्च कम होता है। और इसमें देखेंगे भूमिगत में देखेंगे तो इन नालियों में यदि मरम्मत आवश्यक हो तो उसे तलाश करने में समय और पैसा अधिक खर्च होता है। आगे देखेंगे 10वां अंतर देखेंगे दोस्तों पृष्ठीय में, तो मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भूमिगत में देखेंगे 10वां अंतर, तो मृदा की भौतिक दशा सुधरती है। 11वां अंतर देखेंगे तो भूमि के जल स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है पृष्ठीय में। भूमिगत में देखेंगे 11वां, तो भूमि का जल स्तर नीचा होता रहता है। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 एग्रोनॉमी का यहीं पर समाप्त होता है, पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको पूरा ज़रूर लास्ट ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली ये भी बताइएगा और आगे आने वाले चैप्टरों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आगे आने वाले चैप्टर को भी पढ़ाएंगे। आपका जो कृषि पशुपालन है उसका भी वीडियो हम डालेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।